है। बस यही है बनिया माइंडसेट पूरा का पूरा। 5 ऐसी हैबिट्स जो अपनानी शुरू करने जिससे कि वो पैटर्न्स बदल कर बनिया माइंडसेट भी आ जाए, ग्रोथ माइंडसेट आ जाए। आप ना बोलना सीखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सिर्फ इन्वेस्टमेंट से दौलतमंद नहीं बनोगे, री इन्वेस्टमेंट से दौलतमंद। देखो, पैसा कमाना तो सब कोई चाहते हैं, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट होता है कि जो पैसा हम कमा रहे हैं उसको बचा भी सकें, ताकि उससे हम जो दौलत है, वेल्थ है, वो एक्यूमुलेट कर सकें। क्योंकि अल्टीमेटली तो वही हमारी जिस चीज़ के लिए हम पैसा कमा रहे हैं, हमारी बड़ी बड़ी जो हमारी ख्वाहिशें हैं या हमारा जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करती है। लेकिन वो पैसा कमाने से लेकर दौलत तक का सफ़र जो है वो तब तय होता है जब हमारा वो माइंडसेट होता है ग्रोथ का। और उस ग्रोथ माइंडसेट के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक कम्युनिटी होती है जो कि बनिया कम्युनिटी है, जो कि कहा जाता है कि पैसे को बहुत ही अच्छे से संभालना जानते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमारे इंडिया में ही बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज ऐसे हैं जो कि एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं कि सिर्फ पैसा अगर हाथ में थोड़ा सा भी है ना, लेकिन अगर वो राइट सोच है हमारी, तो हम उन हैबिट्स को अपना लेते हैं जो अल्टीमेटली वो थोड़े से पैसे भी हमें एक बड़ी दौलत बना कर देते हैं, जिससे हम ही नहीं हमारी साथ पुश्ते भी बैठकर एंजॉय करती हैं। तो इसीलिए आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो है आशीष अग्रवाल जी, जो हमें ये समझाएंगे कि वो बनिया कम्युनिटी की वो क्या सोच या वो क्या माइंडसेट होता है जो उनको वेल्थ बनाने में सपोर्ट करता है, और इतनी तरह से मतलब थोड़ा सा भी पैसा है तो भी वो ग्रोथ में उनकी सपोर्ट करता है। तो ये बातें हर किसी को अपनी लाइफ में अपनानी बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं या वो बिजनेस कर रहे हैं या फिर अपनी पर्सनल लाइफ के रिलेशंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी हमारी वेल्थ होती हैं। तो इसलिए पूरा पॉडकास्ट बहुत ध्यान से सुनना है, ये आपकी लाइफ को डेफिनेटली चेंज कर सकता है। जहाँ हम बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट की, अगर ज़िंदगी में तरक्की चाहिए, चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे लाइफ का किसी भी एरिया में हो, तो आपका माइंडसेट में ग्रोथ वाला एस्पेक्ट ज़रूर होना चाहिए, बिल्कुल, जो कि कुछ हैबिट से आता है। और जब हम बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट की, तो वहाँ पर जो ये बनिया कम्युनिटी है वो सबसे आगे आते हैं, क्योंकि वहाँ कहा जाता है कि उनके डीएनए में ये चीज़ आ जाती है कि वो बचपन से ही सीख जाते हैं कि पैसे से कैसे डील करना है और कैसे वेल्थ बिल्डिंग, यानी कि हमें अपना क्या कहते हैं, हाँ, वेल्थ कैसे बनानी है, सिर्फ पैसे नहीं, दौलत कैसे कमानी है। तो इसीलिए आज हम आपसे जानेंगे, क्योंकि मुझे लगा आपसे बेहतर कोई नहीं है जो हमें ये चीज़ आज सिखाए, एक बड़े भाई की तरह, एक फ्रेंड की तरह और एक मेंटर की तरह हमारी सभी ऑडियंस को, ताकि उनके भी, चाहे वो बनिया कम्युनिटी के हैं या चाहे नहीं है, जो नहीं भी हैं उस कम्युनिटी के, उनके भी आज डीएनए में चला जाए कि कैसे बनियों की तरह अपनी दौलत बनानी है। बिल्कुल। तो सबसे पहला तो सवाल यही है कि क्या वाकई ये सच है जो हम बातें सुनते हैं कि उनके डीएनए में ये शामिल हो गया होता है? देखिए, सबसे पहले ना बनिया समझना जरूरी है। बनिया है कौन? जब ये पूरे हमारे समाज का डिवीजन हुआ तो 4 भागों में हुआ, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो हर वैश्य कौन था? जो व्यापार करता था। तो हर वैश्य जो व्यापार करता था, वाणिज्य से आ गया, वो मतलब व्यापार कर रहा है, तो वाणिज्य से अब उसे बनिया बोलने लगे। तो हर व्यक्ति जो व्यापार कर रहा है, व्यापारी है, आज वो बनिया है। हम लोग मानते हैं कि बनिया कौन है? अग्रवाल, महेश्वरी, जैन या फिर इस समुदाय, अलग अलग समुदाय के लोग हैं। लेकिन मैं कहता हूँ हर एक व्यक्ति जो व्यापार कर रहा है वो बनिया है। उसे समझना चाहिए कि उसे अपने डीएनए में क्या चाहिए, किस तरीके से वो ग्रोथ करेगा। और जब आप पूछ रही है कि क्या सही में डीएनए में होता है, 100% डीएनए में होता है। अब आप देखिए कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, ठीक है ना, आर्मी मैन का बेटा आर्मी मैन बनता है, इसी तरीके से एक बनिया का बेटा व्यापारी ही बनता है। वो कभी सोचता ही नहीं कि मुझे नौकरी के लिए तैयारी करनी है, वो हमेशा ये सोचता है मुझे व्यापार के लिए तैयारी करनी है। अब ये डीएनए का मतलब क्या है, ये डीएनए समझना जरूरी है। हर बनिए के डीएनए में क्या होता है? डी फॉर डिसीजन, एन फॉर नेटवर्किंग और ए फॉर एसेट। डिसीजन लेना सबसे बड़ा काम होता है। जिस इंसान ने सही समय पर डिसीजन ले लिया वो ग्रोथ कर जाएगा। जैसे एक समय पर जब इंटरनेट आया था, किसी ने इंटरनेट को अपना लिया, वो उस समय राइट डिसीजन था, वो करोड़ों में होगा। उसके बाद मोबाइल्स आए, जिसने स्मार्टफोन को अपनाया, उसका व्यापार शुरू किया, वो करोड़ों में पहुंच गया होगा। आज एआई का दौर आ चुका है। आज के समय में कोई एआई में एंट्री करेगा वो करोड़ों में चला जाएगा। ये है क्या? ये एक्चुअल डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग ऑफ येस एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ नो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिसीजन हो गया। दूसरा, नेटवर्किंग। आज आप बनियों को देखोगे ना, जैसे मैं हरियाणा से हूँ, हम कई साल बिहार, झारखंड में रहे और पिछले 25-30 साल से हम दिल्ली में हैं। आज आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बोलोगे, 90% जगह हमारे रिश्तेदार आपको पा जाएंगे। मतलब हमारी नेटवर्किंग पा जाएगी। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जितने भी अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी समाज के लोग हैं, आप किसी से भी पूछो कि मुझे अहमदाबाद जाना है, मुझे कोलकाता जाना है, मुझे केरला जाना है, मुझे जम्मू कश्मीर जाना है, कोई वहाँ पर आपका जानकार रहता है क्या? वो किसी ना किसी का नंबर आपको जरूर दे देगा। तो ये नेटवर्किंग है, रियल नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग उनके डीएनए में है। और तीसरा, एसेट।
आज कोई बनिया होगा जो शायद 300 रुपये की सूती शर्ट पहन रखा होगा, पजामा पहन रखा होगा, हवाई चप्पल में होगा, लेकिन जब आप उसके घर पे जाकर पेपर्स देखोगे तो उसके पास 4 एकड़ ज़मीन कहीं पाएगी, 2 एकड़ ज़मीन कहीं पाएगी। वो एसेट में बिलीव करते हैं। तो उन्होंने डीएनए अपना ये बनाया है, डिसीजन नेटवर्किंग एंड एसेट, और इसी वजह से वो व्यापार में ज़्यादा तरक्की कर पाए, व्यापार को ज़्यादा बढ़ा पाए, क्योंकि पीछे से मजबूत है। ये इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छी आपने बात बोली। और जो आपने कहा ना डीएनए की, एक डिसीजन मेकिंग, नेटवर्क और एसेट, और नेटवर्क वाकई में मैंने ये देखा है कि नेटवर्क पाया भी जाता है, और मैंने देखा है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी करते हैं कि कहीं पर भी आपको ज़रूरत है तो बहुत क्लोज नेट कम्युनिटी है। हाँ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और दूसरे को बढ़ता हुआ देखकर खुश भी हो रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि आपने बात करी डिसीजन मेकिंग, नेटवर्किंग और एसेट, तो हम ए से सबसे पहले, क्योंकि आपने एसेट की बात करी है, तो जो बनिए हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत वो होती है कि वो वैसे नहीं दिखाते हैं कहीं खर्चा करता है, लेकिन अगर आप उनके घर में गोल्ड देखो तो बहुत गोल्ड होता है। प्रॉपर्टी आपने कहा कि वो खूब बनाकर रखते हैं। तो किस तरीके से एक आम इंसान को जो भी मतलब चाहता है कि ऐसे ही अपनी दौलत बनानी है, तो वो किस तरीके से एसेट बिल्डिंग करे? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। इसमें अगेन एक छोटा सा फॉर्मूला दूंगा, IIT। आज बोलते हैं हमने IIT करी है तो इसका मतलब हमारा लाइफ सिक्योर है। हर छोटे से छोटा व्यक्ति जो 8वीं फेल भी है वो भी आज IIT कर सकता है, और बनिया IIT, हर बनिया IIT कर रखा है। IIT का मतलब क्या है? सबसे पहला आई आता है इनकम के लिए। कमाना तो पड़ेगा, बिना कमाए तो आप कभी वेल्थ क्रिएशन कर ही नहीं सकते। तो और कमाना सीख जाते हैं। वो कहते हैं कि जैसे अभिमन्यु माँ की पेट से सीख कर पैदा हुआ था, इसी तरीके से हर बनिया जब इस धरती पर आता है तो सीख कर आता है कि व्यापार करना कैसे है। तो इनकम तो आती है जी, लेकिन उस इनकम को अगर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो एक समय पर उस इनकम की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो आपको जो दूसरा आई है IIT का, वो इन्वेस्टमेंट है, वो आपको सीखना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लास्ट का जो टी है, टाइम। अगर आप टाइम नहीं दोगे ना, हर चीज़ में समय लगता है। आपको हर कोई सिखा देगा कि सही समय ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। जैसे आज कोई कॉलोनी कट रही है, कोई बोलेगा यहाँ पर डेवलपमेंट आ रहा है जी, आप यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट कर दो, आपका पैसा बढ़ जाएगा। अभी कोई सपोज करो कि IIT में बूम आ रहा है, IT में बूम आ रहा है, या फिर गोल्ड में बूम आ रहा है, क्रूड ऑयल में बूम आ रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, इन्वेस्टमेंट कर दो। इन्वेस्टमेंट के लिए हर कोई बता देगा, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि एग्जिट का राइट टाइम क्या है। राइट। प्रॉपर्टी बेचूं कब, गोल्ड बेचूं कब, या फिर एसेट ले रखे हैं मैंने वो बेचूं कब, ताकि मेरा लॉस मिनिमाइज हो जाए, ये कोई नहीं बताता। ये बनिए को ये पता होता है कि हमें बेचना कब है, उसको री इन्वेस्ट कब करना है। तो IIT में अगर हम लास्ट का लगाए स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है, तो री इन्वेस्टमेंट में स्पेशलाइजेशन है। इन्वेस्टमेंट में तो है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट को सेल करके री इन्वेस्टमेंट कब करना है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जिसने ये सीख लिया वो जीवन में, आप दौलत कहें कि सबसे ज़्यादा दौलतमंद वही रहेगा। सिर्फ इन्वेस्टमेंट से दौलतमंद नहीं बनोगे, री इन्वेस्टमेंट से दौलतमंद बनोगे। तो बहुत अच्छी आपने ये बात बोली कि हाँ, वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि जो दौलत है वो हम इन्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन उसको कब, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने बहुत इन्वेस्ट कर रखे और एकदम से ऐसा टाइम आ गया कि जब ज़रूरत पड़ी तो प्राइस जो है गिर गए और जो वो बना हुआ था वो सब खत्म हो जाता है। तो री इन्वेस्टमेंट ज़रूर सीखना चाहिए। तो अगर आप एक बार ये समझाएं कि किस तरीके से हमको सीखना है, वो बनियों ने क्या सीखा है कि कब री इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्या वो सही समय कैसे पहचाने? देखिए, सब चीज़ें कैसे आती है, स्किलिंग से आती हैं। आपको जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है वो अपने ब्रेन पे करना है, ठीक है। हम लोग इन्वेस्टमेंट गोल्ड पे कर रहे हैं, ज़मीनों पे कर रहे हैं, या फिर कहीं और कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट किया? अब लर्निंग 2 तरीके से होती है। पहली लर्निंग इंस्टीट्यूशंस कराते हैं कि आप IIM पे जाइए, IITs में जाइए, या फिर किसी कोचेस के अंदर पे रह के आप सीखिए। दूसरी जो लर्निंग होती है वो होती है मार्केट में। जैसे आप किसी भी बनिए को देखोगे ना, जब उसका बेटा 5वीं क्लास में पहुंचता है ना, तब से उसे गल्ले पे बिठाना शुरू कर देते हैं। या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अपने बेटे को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भेजा, पढ़ के आओ, वहाँ से MBA की पढ़ाई करके आया। अब नॉर्मली क्या होगा, जब आप किसी बड़े MBA स्कूल से MBA करके आओगे तो सीधा CEO के पद पे जाओगे, लेकिन बनिए का बच्चा सीधा CEO के पद पे नहीं जाएगा, वो पहले मैनेजर बनेगा। उसको बोलते हैं कि तूने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन सीखा क्या है, ये मैं चेक तो कर लूँ। तुझे वहाँ से डिग्री मिल गई है, मेरे से डिग्री नहीं मिली। अभी मुझसे डिग्री लेनी है तो एक बार काम करके दिखाओ। जब तक वो काम करके अपने आप को प्रूफ नहीं करेंगे, तब तक वो CEO के पद पे नहीं पहुंचेंगे। तो आपको लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो आप इन्वेस्टमेंट किसी इंस्टीट्यूशंस में करें, या फिर वो इन्वेस्टमेंट आप रियल टाइम मार्केट में करें। आपको MBA तो करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से, पहली चीज़ ये। दूसरा, आपको हमेशा मार्केट में वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। आपको देखते रहना पड़ेगा। जैसे हम अभी नोएडा में बैठे हैं, नोएडा में पिछले अगर मैं 7 साल से बात करूं तो नोएडा की प्रॉपर्टी
बढ़ती जा रही थी। गोल्ड से भी ज़्यादा रिटर्न प्रॉपर्टी दे रही थी, सेंसेक्स से भी ज़्यादा रिटर्न प्रॉपर्टी दे रही थी। लेकिन हम बात करें 2025-26 में तो प्रॉपर्टी स्टेगनेंट है, बढ़ नहीं रही है। तो सपोज करिए किसी ने 2 साल पहले 1 करोड़ रुपए लगाया होगा, तो आज उसका वो 95 लाख में बिकेगा या फिर 1 करोड़ में बिकेगा। और इन्फ्लेशन रेट अगर 7% है तो वो 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ 14 लाख तो वैसे ही हो गया। तो ये 14 लाख का नेट लॉस यहाँ पर हुआ उसका, और जो प्रॉपर्टी में लॉस 5-7 लाख का होगा वो अलग, तो 20% लॉस पे चला गया। ये कैलकुलेशन आप किसी भी बनिए से पूछ लो, उसे कोई कैलकुलेटर नहीं उठाना पड़ेगा, उसे कोई किताबें नहीं खोलनी पड़ेगी, उसके सारी कैलकुलेशंस दिमाग में होगी। लोग कहते हैं कि बनिए का जो कैलकुलेशन होता है ना, हार्ट बीट से ज़्यादा तेज भागता है। और ये सब चीज़ें अगेन सिखाने का कोई प्रोसेस नहीं है, ये बचपन से ही किया जाता है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, जब मैं 6th क्लास में पहुंचा था, हमारी कपड़े की दुकान थी, तो पापा कहते थे कि अब सवेरे सवेरे जा, कपड़े की दुकान तू खोलियो, खोल के वो झाड़ू पोछा करके आराम से बैठियो, तब तक मैं आता हूँ। जो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा किसी बिजनेस में, जैसे 7 बजे दुकान खुलनी तो 7 बजे दुकान खुल जाती थी, वो कौन खोलेगा इंपॉर्टेंट नहीं है, दुकान खुल जाएगी। तो मैं 7 बजे दुकान खोलने जाता था, पापा 8 बजे आते थे, 1 घंटे में मैंने सारा काम किया और फिर मैं घर आया, 1 घंटे में दुकान संभाल रहा हूँ। आप सोचो कि लाखों करोड़ों का माल है उस दुकान के अंदर, और पापा ने मेरे भरोसे छोड़ दिया। उस समय मुझे क्या लगता था कि पापा मुझे सवेरे सवेरे खेलने के टाइम पे दुकान भेज दे रहे हैं, और आज मुझे क्या लग रहा है, उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबल बना दिया। क्योंकि अपनी दुकान में मैं ध्यान से रखूंगा कि नहीं रखूंगा, काम करूंगा कि नहीं करूंगा, काम करना सिखाया, मुझे दुकान संभालना सिखाया। ग्राहक भी आते थे तो ग्राहकों को सेल भी करता था, मुझे सेलिंग स्किल्स सिखाई, पढ़ के नहीं सिखाई, कोई किताब नहीं दी, मुझे पूरा प्रैक्टिकल असाइनमेंट दे दिया। तो आप किसी भी बनिए को देखोगे कि हर बनिए का बच्चा आज के दिन वो दुकानदारी में या अपने व्यापार में लगा ही होगा, चाहे वो 12th कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, MBA कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसे व्यापार का नॉलेज स्कूलिंग टाइम से होगा ही होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और यही वो चीज़ है जो लोगों को इन्वेस्टमेंट सिखाती है, री इन्वेस्टमेंट सिखाती है, वेल्थ मैनेजमेंट सिखाती है। ये आपको बचपन से आ रहा है। ये नहीं कि हमने M.Com कर लिया, M.Com के बाद MBA कर रहे हैं और MBA में जाके सीख रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। ये हम सीखते चले जा रहे हैं। आपने मूवी देखी होगी चांदनी चौक टू चाइना, वो अक्षय कुमार को उनके गुरु कभी वो दाल पीसना सिखा रहे हैं, कभी वो पोछा लगवा रहे हैं, कभी घर के सारे काम करवा रहे हैं, और वो पूरा खपरा कि हाँ तो मैं लड़ने आया हूँ, जो मुझे उस राजा को हराना है, मैं कैसे हराऊंगा। जब लड़ाई का समय आया तो उस समय उसको अचानक से पोछे लगाने वाली ट्रिक याद आ रही है, लकड़ी काटने वाली ट्रिक याद आ रही है, और वो उन्हीं ट्रिक से उस राजा को हरा पा रहा है। ऐसा हो रहा है क्योंकि वो ट्रिक उसको अनजाने में सिखाई गई, वो उसकी मसल मेमोरी बोलते हैं ना, वो एक एक चीज़ उसकी मसल मेमोरी में चली गई। तो इसी तरीके से हर बनिया की मसल मेमोरी में है कि हाउ टू डील, हाउ टू निगोशिएट, हाउ टू सेल्स, ठीक है ना, लोगों को कैसे सुनना है, लोगों से बात कैसे करनी है, अपने धंधे का ध्यान कैसे रखना है, अपने व्यापार को बढ़ाना कैसे है। अगर आप मुझसे कुछ चीज़ें पूछोगे कि कैसे सिखाया गया, तो देयर इज़ नो क्या बोले कि करिकुलम फॉर इट, इट्स प्योर प्रैक्टिकल। मतलब सिखाने का तरीका ही है। बिल्कुल, आपने जो ये बातें बताई कि दिमाग के ऊपर डालना है, कि जो भी बाकी चीज़ें ज़िंदगी में चल रही हैं उनके ऊपर अटेंशन पे करेंगे, डिसिप्लिन लेकर आएंगे अपनी एक लाइफ में, और जो भी चीज़ें हैं वो खुले दिमाग से, जहाँ भी हैं वहाँ पर क्या सीखने को मिल रहा है उसको ग्रैब करते जाएंगे, तो अपने आप ही जो हमारा माइंड है वो इस चीज़ को लेकर ट्रेंड हो जाएगा कि कब किस चीज़ का सही समय है। बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि दिमाग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। बिल्कुल। तो एक जो कहावत और भी बहुत ज़्यादा होती है कि वो बहुत कंजूस होते हैं। जैसे कोई भी होता है ना, कोई अगर 1-1, 2-2 रुपए का हिसाब कर रहा होता है, फ्रेंड सर्कल में कहते हैं ये क्या बनियों की तरह हिसाब कर रहे हैं, है ना। तो ये इस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि वो चीज़ कहाँ फ़ायदा करती है आगे चल के? वो हम एक बात कहते हैं कि असली कमाई ना बेचने में नहीं होती है, असली कमाई खरीदारी में होती है। अगर आपको बचाना नहीं आया ना, आप कभी कमा भी नहीं पाओगे, कभी नहीं कमा पाओगे। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। अब इस सेविंग्स को लोगों ने अलग अलग तरीके मुहावरों से जोड़ दिया। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बनिए कंजूस होते हैं, ठीक है ना, बनियों से पैसा निकालना बड़ा मुश्किल है, अलग अलग चीज़ें लोगों ने कहना शुरू कर दी। लेकिन रियल में कंजूस नहीं होते, इन्हें ये पता होता है कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च करना है। बिल्कुल, ठीक है ना। आप एक पैसे को किसी की बीमारी में खर्च कर सकते हो, दान देकर खर्च कर सकते हो, और वही पैसा आप पार्टी में, अय्यासी में, या फिर अपने ऐशो आराम में खर्च कर सकते हो। तो आपने कहाँ करना है, ये अगेन डिसीजन का मैटर है। तो उन्हें पता है कि जो पैसा उन्होंने बनाया है वो पैसा या तो उनके काम आए या किसी और के काम आए।
व्यर्थ ना जाए। तो कभी व्यर्थ नहीं जाने देते पैसे को। अब इसे लोग कंजूसी कहें, वेल एंड गुड, इसे कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन अगर आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि घनश्याम दास बिरला जी हैं, उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर राष्ट्र के लिए काम किया, अपनी पूरे पैसे का खजाना खोल दिया। आज बिट्स पिलानी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंसेज, बिरला जी ने बनवाई। आज आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाए, महेश्वरी सदन, अग्रवाल सदन, अग्रसेन धर्मशाला, अग्रसेन हॉस्पिटल आपको मिल जाएंगे। कितने आपको हॉस्पिटल चलते हुए मिल जाएंगे, कितने लंगर चलते हुए मिल जाएंगे। ये पूरा बनिया कम्युनिटी के द्वारा चलाया जा रहा है। आज दानवीरों में अगर किसी का नाम आता है तो बनियों का सबसे पहले आता है। उन्हें पता है कि अपने लिए साथ साथ समाज के लिए भी काम करना है। सबसे अंतिम में अपने शौक आते हैं। सबसे पहले परिवार है, परिवार के बाद समाज है, समाज के बाद में। अब इसे अलग अलग तरीके से समझाया जा रहा है, वो तो लोगों के कहने की बातें कहते रहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। और आपने बहुत सारी इसमें चीजें बताई हैं। एक तो ये कि पैसे की समझ होना होता है। वो जो लोग एक एक दो रुपए का हिसाब कर रहे हैं, वही चल के आके हजारों और लाखों करोड़ों का हिसाब कर सकते हैं। ये एक तरीके से वही ट्रेनिंग देनी ही है अपने माइंड को। मैं एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, मैं छोटी सी स्टोरी आपके साथ साझा करना चाहूंगा। पता नहीं ये सच्चाई है कि नहीं, मैंने तो पढ़ी है, सुनी है। बिरला जी के पास कुछ लोग बैठे हुए थे, बैठक होती थी पहले, लोग बैठे होते थे। तो उनका बेटा आता है, बोला पॉकेट मनी दे दो जी। वो पॉकेट मनी निकाल के देते हैं जेब से, ये लो पॉकेट मनी, और साथ में एक डायरी और पेन देते हैं कि भैया जो जो खर्च करे हिसाब लिख के मुझे दे दियो। अब साथ में लोग बैठे हुए हैं और बिरला जी, भैया बिरला जी हैं, पैसों की कमी। बोल बेटे को 1000-2000 रुपये दे रहे हो और पॉकेट मनी का हिसाब मांग रहे हो, क्या कर रहे हो आप? पैसे की कमी थोड़ी है। बोल रहा है कि बेटा आज अगर हिसाब देना सीखेगा तो सारी जिंदगी हिसाब बनाना सीखेगा। अगर आज उसने हिसाब नहीं दिया तो जिंदगी में कभी नहीं देगा। दूसरा, आज अगर उसे हिसाब लिखने की आदत पड़ेगी तो जब लिख रहा होगा तो वो खुद को सोचेगा कि मैंने कौन सा पैसा सही खर्च किया, कौन सा पैसा गलत खर्च किया। तो अगली बार से वो गलत खर्च वाला पैसा अपने आप से उसकी डायरी से बाहर निकल जाएगा, मुझे नहीं सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये आज अगर आप अपने बच्चों को पॉकेट मनी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो आज केवल आप एक छोटी सी आदत अपना लीजिए कि अगली पॉकेट मनी देने से पहले पहली पॉकेट मनी का हिसाब ले लीजिए कि बेटा कहाँ कहाँ खर्च किया बता दे। ज़्यादा ले ले, कोई बात नहीं, तुझे कम तो नहीं पड़ रहे, ज़्यादा ले ले, लेकिन मुझे ये बता दे कि पहला पैसा कहाँ खर्च किया। कई लोग बोलते हैं कि ऐसे बच्चे के दिमाग में प्रेशर आएगा या फिर ऐसे वो आपसे नेगेटिव हो जाएंगे। वो नेगेटिव नहीं होंगे, आप उनसे पूछिए, उन्हें समझाइए, उन्हें पैसे की वैल्यू समझाइए। क्योंकि आज सोचिए कि वो पैसा कहते हैं ना कि मोहमाया भी है और सबसे बड़ी चीज़ भी है, वो आपको गलत रास्तों पर भी लेके जा सकता है। और जब आपके बेटे को आपको हिसाब देने की आदत पड़ गई ना, वो जीवन भर आपसे रिलेशन बना के रखेंगे। आज मैं आपको बताता हूँ, मैंने इंटरव्यू लिया था गुप्ता जी का, डॉलर कंपनी के जो ऑनर हैं। अब वो रहे नहीं, पिछले महीने उनका देहांत हुआ। 85-86 ईयर्स के थे वो। अब 85-86 ईयर्स के उनके जो भाई हैं, मतलब मेरे दादाजी के भी जो भाई हैं, वो सब लोग साथ में, उनके सारे बच्चे साथ में, उनके सारे बच्चे साथ में, मतलब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो आज भी मैं अपने पापा को हिसाब देता हूँ। अगर मेरे दादाजी हैं नहीं, मेरे दादाजी होते तो मेरे पापा आज भी अपने दादाजी को हिसाब देते। तो ये पेरेंटिंग है। मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ बनिया इज़ नॉट फॉर मनी, कि यहाँ पैसा या व्यापार। बनिया से बढ़िया परिवार भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। परिवार की जो वैल्यू सिखाई जाती हैं, परिवार में जो आपस में मेलजोल सिखाया जाता है, जो परिवार में अपनापन सिखाया जाता है, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल और थैंकफुल कि मैं एक बनिया परिवार में पैदा हुआ। मतलब मैं ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र करता हूँ इस चीज़ के लिए। हम भी बहुत ग्रेटफुल हैं कि हमारे सर्कल में आप हो। तो क्योंकि जो ये बातें मैंने सुनी थी, इसीलिए मैं कहती कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब बेस्ट पर्सन आप ही हो ये सब डिस्कस करने के। क्योंकि जो चीज़ें मैंने सुनी थी कि बनिए कंजूस होते हैं, बनिए ऐसे, मुझे आपके अंदर ना, मेरे हस्बैंड भी जो मेरे, हम लोग आपस में बैठकर बात करते हैं कि ऐसा कुछ भी हमने आपने देखा नहीं, आप इतने खुले दिल के हो। बल्कि तो वही जैसे कि आपने बोला ना कि हमने ये सीखा है कि पैसा खर्च करना कहाँ पे और व्यर्थ क्या होता है। तो वो जो व्यर्थ के खर्चे आपने सीखे हैं वो कौन से हैं, ताकि वो जो ऑडियंस है वो भी अपने DNA में बिठा ले और वो इस चीज़ को एक बार मेजर कर ले कि हम जो खर्चा कर रहे हैं वो व्यर्थ है कि वो वाकई में सही है। देखिए, आज आपकी नौकरी लगी, लाख रुपए आपने नौकरी क्या है, तो सबसे पहले लाख रुपए से आपने क्या लिया? आईफोन। ये व्यर्थ का खर्चा है, आपको ज़रूरत नहीं थी। ठीक है ना। उसके बाद 2-3 महीने की तनख्वाह इकट्ठी हुई, आप अपने लिए कार लेकर आ गए। साल भर के आपको एक DACA जो मिलता है, आपको बोनस मिला होगा, उस बोनस से आप चले गए यूरोप घूमने के लिए। आप बताइए कि आप में से जो भी ये 3 खर्चे हैं, इन 3 खर्चों के बिना क्या आपका जीवन खुशहाल बीतता कि नहीं बीतता?
आप ये पैसे जोड़कर कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते, चाहे वो गोल्ड में करते, चाहे शेयर में करते, म्यूचुअल फंड में करते, एसआईपी कर देते, कोई छोटी ज़मीन ले लेते, वो आपके फ्यूचर में काम आती कि नहीं आती। मेरा एक दोस्त है, उसकी कॉलेज से निकलते ही बीपीओ में अच्छी जॉब लग गई, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, आर्मी बैकग्राउंड से था, आर्मी स्कूल से था, 90,000 रुपये महीने की तनख्वाह। जब आपके 2002-3 की बात है, 2002-3 में 90,000 मतलब आप राजा हो। अब उसकी 6-7 साल जॉब चली, 6-7 साल जॉब मतलब 10 लाख रुपए की महीने की तनख्वाह, 60-70 लाख रुपए उसने कमाए, प्लस में बोनस और इंसेंटिव्स वगैरह सब चीज़ें भी मिलती हैं। अचानक से 2008 में मंदी आई, जॉब चली गई। अब सोची जिसने 6-7 साल जॉब करी होगी, उसका कम से कम 10-20 लाख रुपए तो होंगे, एक महीने का भी पैसा नहीं था उसके पास, एक महीने का भी पैसा नहीं था उसके पास, क्योंकि पैसे आते थे, हर महीने 2 दिन घूमने का प्लान बना लेते थे, हर 3 महीने में मोबाइल चेंज हो जाते थे, 5 साल में 3 बार गाड़ियाँ चेंज करी उसने। और आज जितने भी जेंजीज हैं और जितने भी लोग हैं, पार्टी कल्चर, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ पार्टी कल्चर के, लेकिन पार्टी कल्चर, मोबाइल फ़ोन, कार्स एंड ट्रैवलिंग, ये बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। इकोनॉमी में बूस्ट आता है इन चीज़ों से, लेकिन इकोनॉमी में बूस्ट पहले आप अपना घर बूस्ट कर लो, उसके बाद इकोनॉमी बूस्ट कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आप अंदर से स्ट्रांग बन जाओ। वैसे तो फिर जंक फूड भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसी तरीके से ये सारे जंक्स हैं, ये तब कमाओ, ये सब चीज़ों पे खर्च करो, कब करो, जब आपके पास एटलीस्ट, हर एक इंसान के लिए मैं बोल रहा हूँ जो भी है, सबसे पहला काम अपनी लाइफ में 12 महीने का कॉन्टिजेंसी फंड बना लो। सबसे पहला काम लाइफ का करो। आपका महीने का 1 लाख रुपया खर्च है, सपोज करिए, आज कुछ भी हो जाए वो खर्च कम नहीं हो सकता, कम हो ही नहीं सकता। आप कम कर ही नहीं पाओगे, और कम कर दिए तो वो खर्च ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप डिप्रेशन में आ जाओगे, बीमार हो जाओगे और हॉस्पिटल में जाके पैसे देने पड़ेंगे। तो आपको 12 लाख रुपए चाहिए। पहले 12 लाख रुपए ऐसी जगह रख दो जिसकी आपको देखने की जरूरत ना पड़े, ये फंड आपके पास अवेलेबल है, उसके बाद आप अपने ऊपर खर्च करो। आज मैं आपको बता दूं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, आज भी 99.9% लोगों के पास एक कॉन्टिजेंसी फंड नहीं होगा, इसलिए वो अमीर नहीं बन पाते हैं। जब आपके पीछे से ये चिंता हट जाए ना कि अगले महीने क्या होगा, अगले 3 महीने क्या होगा, अगले 6 महीने क्या होगा, अगले 1 साल क्या होगा, आप जरूरत से ज़्यादा तेजी से ग्रोथ करोगे। ग्रोथ रुकने का जो सबसे बड़ा कारण है वो डर होता है, और डर इस चीज़ का कि अगले महीने स्कूल की फीस कहाँ से जाएगी, अगले महीने घर का किराया कहाँ से जाएगा, सैलरीज कहाँ से जाएंगी, अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा मेरा। ये डर आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। सबसे पहले इस डर को खत्म कर दो, ग्रोथ अपने आप आ जाएगी। तो ये कुछ खर्चे हैं जो आपने पूछा कि क्या ना करें, तो वो आप खुद लिख लीजिए। जो डायरी वाला फॉर्मूला है ना, ये डायरी फॉर्मूला अपने लाइफ में अपना लीजिए। जो भी आप महीने भर का खर्च कर रहे हो, एक छोटी सी पॉकेट डायरी जेब में रखो, पेन जेब में रखो, जब भी खर्च किया 100 रुपये लिख दो। जो बिल्कुल टिपिकल बनी है ना, तो थोड़ा सा समय चेंज हो गया है, हम डिजिटलाइज हो गए हैं, लेकिन जितनी भी टिपिकल बनी है ना, 10 रुपये की चाय भी लिख देते हैं, 10 रुपये की चाय। मेरे बड़े भाई साहब हैं, आप उनसे पूरे दिन में 150 रुपये खर्च हुए, 150 रुपये का हिसाब ले लो। वो ऐसे नहीं लिखेंगे 150 रुपये पिटी एक्सपेंसेस, नहीं, 10 रुपये का हमने चाय पे खर्च किए थे, 20 रुपये की छोटी डायरी ली, किताब ली, या फिर हमने किराया दिया 30 रुपये का, एक एक चीज़ लिखी हुई मिलेगी। ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये असली में एसेट है, सिखाया गया है। जो भी ये काम कर लेगा ना, उसकी ग्रोथ कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। और वही बात है कि जब हम छोटे छोटे का वैल्यू करना सीखते हैं तो हमारे पास और भी आना शुरू होता है। वही कहते हैं ना, जैसे पैसे को लक्ष्मी कहा जाता है, तो वो लक्ष्मी 1 रुपए में भी है, वो लक्ष्मी 100 रुपए में भी है, वो 1000 रुपए में भी है। बिल्कुल, आप मोती एक मोती है, लेकिन जब उसे माला में पिरोगे तो वो माला बन जाएगी ना। एक एक मोती से बनेगी माला, सीधा माला नहीं आई है। तो लाइक वाइज बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जो जैसे आपने बताया ना कि हम ये चीज़ें सिखाई जाती, तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि पहले सब बनिए फॉलो करते थे और ये सिखाई जाती थी, लेकिन आज के टाइम में वो रेलेवेंट नहीं है, उसको कुछ चेंज या मॉडिफाई कर दिया आपने? देखिए, कुछ चीज़ें तो चेंज हो गई हैं। जैसे कई लोग बोलते थे कि पहले बनिए जो होते थे आपको वो पजामे में और वो सूती शर्ट में मिला करते थे। आज आपको कोई भी बनिया, कोई भी व्यापारी बनिया ऐसे नहीं मिलेगा। समय के साथ बदलना, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो बनियों ने भी सीखा है इस चीज़ को, आज वो भी चेंज हो गए हैं। आज चाहे आप अमन गुप्ता को ले लीजिए, आज आप चाहे ओयो के रितेश अग्रवाल को ले लीजिए, पीयूष बंसल को ले लीजिए, ठीक है ना, आप क्या कहते हैं अंबानी जी को भी देख लीजिए। आज आपको हर कोई सूटेड बूटेड और आपको एक वेल ड्रेस्ड में मिलेगा।
पहले के बनिया ऐसे नहीं दिखते थे। जैसे मैं बीकानेर वाला के जो ऑनर हैं, अब नहीं रहे, घनश्याम दास अग्रवाल जी, या फिर बिशन अग्रवाल जी, हल्दीराम के जो ऑनर हैं, वो सिंपल वो धोती में और वो कुर्ते में रहने वाले लोग थे। तो धोती कुर्ता आज कोट पैंट में चेंज हो गया है। ठीक है, समय की मांग है, चेंज करना पड़ेगा आपको। कुछ चीज़ें और चेंज हो गई है, गद्दी कॉर्पोरेट ऑफिसेस में चेंज हो गई हैं। ठीक है, खाता बही अब लैपटॉप में चेंज हो गया है। ये चेंजेस हुए हैं और ये चेंजेस अच्छे के लिए हुए हैं, जितने भी चेंजेस हुए हैं। और आपको अपग्रेडेशन का कोई भी मौका मिले, आपको हमेशा अपग्रेड करना चाहिए। हमने भी किया है, बाकी लोग भी कर रहे हैं जहाँ पर भी हो, लेकिन जो एथिक्स हैं वो आज भी वही हैं सारे के सारे। बिल्कुल। तो जैसे एक चीज़ ना और बड़ी हमने सुनने को मिली, लिखा है ना कि जैसे वैसे तो पैसा बहुत कम सोच समझ के करते हैं, लेकिन शादियों में पूरा खुला खर्च होता है। तो वो चीज़ मतलब अब उसके पीछे कौन सा माइंडसेट ऐसा होता है? क्योंकि आजकल तो मोस्टली लोग ये कहते हैं कि लोगों को बुला के, रिश्तेदारों को बुला के आप इतना खर्चा करोगे, वैसे भी कोई खुश नहीं हो रहा है। तो फिर हम ये जो बनिया कम्युनिटी होती है वो इतना शादियों, इतनी लेविश वेडिंग्स, ग्रैंड वेडिंग्स क्यों करते हैं? अच्छा, यहीं पर सबसे बड़ा बिजनेस लेसन है। लोगों को यही नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट क्या और एक्सपेंस क्या है। ठीक है, लोग शादी में खर्चे को एक्सपेंस मानते हैं। आज आपने कोई घर लिया, मुहूर्त करते हो, बड़ा लोगों को बुलाते हो, उसे आप खर्चा मानते हो। ठीक है, बनिए इसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं। ठीक है, बनिए का पैसा जाएगा कहाँ? बनिए का पैसा या तो व्यापार में जाएगा या फिर एसेट में जाएगा, जैसे हमने बात की गोल्ड और इसमें। तीसरा पैसा जाता है पार्टीज, मतलब पार्टीज इन द सेंस की अगर कोई शादी करनी है तो लेविश करनी है, शहर के बड़े से बड़े आदमी को बुलाना है, सारे रिश्तेदारों को बुलाना है। आज के समय में मार्केटिंग के तरीके बदल गए हैं। आज हम किसी से बोलेंगे मार्केटिंग करनी हो, क्या करेगा? परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर देते हैं जी, होर्डिंग लगवा देते हैं, टीवी में आ जाते हैं। लेकिन अभी पीछे अंबानी जी के घर में शादी हुई, उनके बेटे की शादी हुई, विदेश से लोग आए थे। कौन सी वो डांसर भी आई थी जिनका बहुत चर्चा रहा था, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, उनका बहुत चर्चा रहा। अब एक बात बताइए, जब इतने ग्रैंड शादी की, वो अंबानी जी थे, तो हर टीवी, हर मीडिया उनको फुल टाइम कवरेज कर रहा था कि नहीं कर रहा था? मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उस पूरी शादी में 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे, लेकिन आपको नहीं लगता 5000 करोड़ रुपए का मीडिया कवरेज उनको फ्री में मिल गया? और उनकी नेटवर्थ बढ़ गई, उनके कनेक्शंस बढ़ गए। वो आपने सुना होगा, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। और नेटवर्क बनाने का मौका कहाँ है? आज हम डे टू डे लाइफ में कितने लोगों से मिल पाते हैं? जब आपके घर में शादी हो, कोई फंक्शन हो, जितने ज़्यादा लोगों को बुला सकते हो उतने ज़्यादा लोगों को बुलाओ। आज आप जब हम बनिया बुद्धि पे बात कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़ा लेसन ये ले लो, समाज से कटना अपने आप से कटना है, समाज से जुड़ना अपने आप से जुड़ना है। तो आप अपने घर के फंक्शन में, शादी ब्याह में, ऑफिस में, कोई भी बड़ा फंक्शन कर रहे हो, जितने ज़्यादा लोगों को बुलाओगे उतना ज़्यादा आपकी मार्केटिंग होगी। अगर आप व्यापार के दृष्टिकोण से समझो तो हर कोई आपके बारे में बात करेगा, हर कोई आपके व्यापार के बारे में बात करेगा, आपको कनेक्शंस मिलेंगे। आपको ये नहीं पता कि कहाँ से आपको क्या बेनिफिट मिल जाएगा। यही समय होता है अपने आप को आगे बढ़ाने का, और लोग यहीं पर इसको खर्चा मानकर कटौती कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। लोग बोलते हैं दिखावा कर रहा है, दिखावा नहीं कर रहा, ये मार्केटिंग है, प्योर फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है। राइट ये बड़ा आपने एक अलग सा पर्सपेक्टिव दे दिया उसको देखना। अब सब लोग सोच रहे होंगे कि लिस्ट बनाकर किस किस को बुलाएंगे अब हम नेक्स्ट में। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है। तो एक जैसे आपने बताया कि जो मोस्टली बनिया कम्युनिटी होती है वो बिजनेस माइंडसेट के होते हैं, वो बिजनेस में ही जाते हैं। तो जो एक पर्सन जॉब कर रहा है वो वहाँ पर वो वाली माइंडसेट को कैसे लगाए ताकि वो भी दौलत बना सके उस तरीके से? देखिए, अगेन IIT बन जाओ, इनकम, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम, तीनों चीज़ें देनी पड़ेगी। अगर आप आज जॉब कर रहे हो तो आप आज जो कमा रहे हो वो पहले तो उस कमाई को बचाओ, और उसके बाद समय के साथ, जैसे आज अगर मैं अपनी बात करूं, मैं लोगों को बिजनेस भी सिखाता हूं, तो आप ये सोचो कि कौन सा वो बिजनेस है जिसमें आप कम समय लगाकर काम कर सकते हो। 10 to 7 की जॉब है, मैं कहता हूं आपको डेली का 1 घंटा मिल रहा है। चलिए मैं कहता हूं डेली का 1 घंटा भी नहीं मिल रहा, आपको केवल संडेज मिल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस आज के समय में है। जैसे ई-कॉमर्स का बिजनेस है, आपको ई-कॉमर्स बिजनेस करने के लिए समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने केवल ये सर्च करना है कि कौन सा बिजनेस करना है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। पीछे से डिलीवरी करनी है, कोई भी कर सकता है, आपको किसी और से नहीं करानी। अमेजन अपने आप में FBA फैसिलिटी देता है कि सामान हमारे पास भेज दो, हम ही बेचते रहेंगे, आपका कमीशन आपको मिलता रहेगा। ये एक बिजनेस है, ऐसे सैकड़ों बिजनेस है। आप उन बिजनेस के बारे में सोचो, समय के साथ वो बिजनेस करते रहो जॉब के साथ साथ। जब वो बिजनेस आपका इतना बड़ा बन जाए कि आपकी जॉब से ज़्यादा इनकम आने लगी है तो स्विच कर जाओ। अगेन ये डिसीजन हो गया,
ठीक है ना। तो आपको सही समय पर, जो डीएनए मैंने बोला था, तो ये आपको सही डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि पॉडकास्ट देखा, नहीं जी व्यापार करना है, नौकरी छोड़ दी, ना व्यापार चला ना नौकरी रही, मतलब 3-13 हो गए सारी चीज़ें। ऐसा काम मत करना। पहले अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाओ, जब वो अपॉर्चुनिटी आपकी एग्जिस्टिंग इनकम से मैच कर रही हो तो फिर आप शिफ्ट कर जाओ, उस समय शिफ्ट करना चाहिए। दैट इज द राइट टाइम टू शिफ्ट योर जॉब टू बिजनेस। या फिर आपके पास कोई इतना अच्छा आइडिया है, आपको गवर्नमेंट से फंडिंग मिल रही है, कहीं से पैसा मिल रहा है, आपको पता है वो कॉन्टिजेंसी फंड 12 महीने वाला जो मैंने बताया आपको, वो 12 महीने का कॉन्टिजेंसी फंड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आपको तब शिफ्ट करना है, उससे पहले शिफ्ट नहीं करना। हर कोई कहता है कि नहीं नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। सब नौकरी देने वाले बन जाएंगे तो नौकरी करेगा कौन? तो चीज़ें दोनों अच्छी हैं। आज के समय में बनिए बात करूँ तो आप आईएएस देख लो, बनिए हैं बहुत सारे, डॉक्टर्स देख लो, बनिए हैं बहुत सारे, अच्छी अच्छी पोस्ट पर जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आज के समय में बनिए नौकरी में नहीं है। मेरा खुद जो छोटा भाई है वो इंडिगो में वाइस प्रेसिडेंट है। तो कहने का मतलब है कि जॉब में भी आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जॉब भी क्या है, आपके लिए वो जॉब है, लेकिन किसी के लिए तो वो बिजनेस है ना। वो एक कहावत है कि अगर आपने सही समय पर डिसीजन लेकर अपने सपने पूरे नहीं किए तो कोई और आपको नौकरी पर रखकर अपने सपने पूरे करा रहा होगा। सबने सुनी होगी ये बात। तो इस तरीके से आज सबको पता है कि मुझे अपने व्यापार में अगर ग्रोथ करनी है तो एक बढ़िया माइंडसेट वाला आदमी रख लो, ठीक है। वो 2 पैसे कमाने की खुद की सोचेगा, लेकिन मेरे धंधे को आगे बढ़ा के सोचेगा। तो इसलिए लोगों को पता है कि हायरिंग ऑफ द राइट टैलेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो लोग यही सोचते हैं कि कोई अच्छा बनिया मिल जाए जॉब के लिए तो वो भी अच्छा है। तो बनिया आर इक्वली गुड एट जॉब राइट नाउ। बहुत अच्छी आपने बात बोली है। वाकई में मतलब डॉक्टर्स आईएएस हर जगह पे हैं और टॉप पोजीशंस पे होते हैं। मैंने देखा बच्चे, ये जो आपने डॉक्टर्स वाली बात कही, तो मोस्टली डॉक्टर्स जो अच्छे डॉक्टर्स मिलते हैं वो अग्रवाल, इवन टीचर्स भी मैंने देखा है, मोस्टली मैथ्स के टीचर्स जो होते थे वो अग्रवाल सर, गुप्ता सर, मैथ्स के ऊपर तो मतलब बड़ा है कि हमारी, आपने देखा होगा कि बहुत सा लंबा पर्चा होता है, ठीक है। जब आप राशन की दुकान पे जाओगे वो कैलकुलेटर का यूज नहीं करते, ऐसे ऐसे करेंगे, और आप जब तक आधा पढ़ोगे नहीं उनका हिसाब टोटल हो चुका होगा। तो उनकी कैलकुलेशंस अगेन आपके हार्ट रेट से ज़्यादा तेज चल रही है, वो ये 0.05 सेकेंड में कैलकुलेट कर देंगे। तो वो कैलकुलेशन मैथ माइंडसेट वो शुरू से है। जैसे मेरा भी अगर मैं बात करूँ अकाउंट्स में, मैथमेटिक्स में 98+ मार्क्स आए थे, बाकी सब्जेक्ट में पीछे रह गया था, लेकिन कैलकुलेशन से स्ट्रांग होती है। वो एक छोटी सी बात है कि जब मतलब मैं किसी से पैसे लेता हूँ ना तो पैसे गिनता नहीं हूँ लेने के बाद। तो कई बार लोग बोलते हैं गिनता क्यों नहीं है, ये अच्छी आदत थोड़ी है, ये तो बुरी आदत है पैसे नहीं गिनना। मैंने कहा गिनता हूँ ना, जब वो गिन रहा हो तो उसी के हाथ में गिन लेता हूँ। तो डबल टाइम क्यों लगाना गिनने में? आप अगर गिन के दे रहे हो तो मैंने गिन लिया। बिल्कुल सही बात है। तो समय वेस्ट क्यों करना है? बिल्कुल। तो ये चीज आपको सीखनी है बस। ये हमने बताया कि प्रेजेंस ऑफ माइंड रहे, मतलब बिल्कुल एक्टिव रहना है। जहाँ पैसे का मामला है तो एक्टिव रहना है, वहाँ पर फोकस। हाँ बिल्कुल सही बात है, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैसों के मामले में तो जो आपने पीछे पूछा कंजूस, वो व्यापार में कंजूस है। जैसे एक छोटी सी कहानी है कि एक कोई व्यक्ति आया बनिए की दुकान पर, राशन की दुकान थी, उसने सामान निकलवाया, 5,000 रुपये का सामान हुआ। उसने बोला 4800 रुपये हैं जी, 200 रुपये मैं आपको कल दे जाऊँगा। बोला नहीं बाबा 200 रुपये तो आज ही चाहिए मुझे, नहीं तो 4800 रुपये का सामान ले लें। उसने बोला बाबू जी दे दो, घर में बच्चे भूखे हैं, घर में सामान लेके जाना है। बोले घर में बच्चे भूखे हैं, बस 5 मिनट रुक। घर दुकान साथ में होती थी पहले बनियों के साथ साथ। अंदर जाता है अपने भगवान को बोलता भगवान 4 आदमी का खाना पैक कर दे। वो 4 आदमी का खाना पैक करते हैं और बाहर ला के टिफिन पकड़ाता है, ये ले टिफिन और ये 4800 का सामान। उसका बेटा बगल में बैठ के देख रहा होता है, बोल रहा पापा उसके 200 रुपये उधारी रख देते, आपने 500 का तो खाना दे दिया उसको। बोला खाना व्यापार से थोड़ी गया, खाना घर से गया। व्यापार में कभी भी आपको लेन देन में आप जिसको जानते नहीं हो उसके साथ आपको कोई भी उधारी, मोल भाव, मतलब कि व्यापार में इमोशन नहीं लाने कभी भी। अगर मैं इसको एक लाइन में बोलूँ तो अगर आप व्यापार में इमोशंस लेकर आ जाओगे तो सब आपके व्यापार को खा जाएंगे। तो बिजनेस को तो बिजनेस माइंडसेट से करो, उसके बाद जो काम करना है करो।
ये सीख लो, बस इतनी सी चीजें सीखनी है, बस यही है बनिया माइंडसेट पूरा का पूरा। तो जो जॉब कर रहे हैं वो उसमें मतलब ये डेडिकेशन काम को लेकर, क्योंकि वही चीज आ जाती है ना कि ये मेरा अपना काम नहीं है मेरा, तो जो बिजनेस में वो पूरे डेडिकेशन से करते हैं। एक तो उन्होंने आपने बोला कि उसमें जो लेन देन में पूरा ध्यान रखना है, हाँ। कि व्यापार को व्यापार की तरह करें, तो इसको जॉब वाले कैसे करें, कि वो कौन सा माइंडसेट के साथ उस पर करें? अगेन मैं पहले अपना एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने जब अपनी एमकॉम कंप्लीट की, मैंने भी 2 साल जॉब करी। एमकॉम कंप्लीट की थी, अकाउंट एज एन अकाउंटेंट ही गया किसी कंपनी में। उनका अकाउंट्स इतने अच्छे से मैंने संभाला, और अकाउंट्स के साथ साथ नज़र थी उनके सेल्स क्या हो रही है। उनके सेल्स मैनेजर को नहीं पता था सारा डेटा मुझे पता था सारा का सारा। एक बार ऐसे डिस्कशन हो रहा था, उन्होंने मुझसे बातचीत करी, मैंने सारा डेटा बताया, ये कमी है, ये कमी, ये कमी है। उन्होंने बोला तो अकाउंटेंट से हट जा और तू सेल्स मैनेजर में आ जा। जो मेरी सैलरी 3,000 थी, वो सैलरी मेरी 30,000 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आपने आंखें खुली रखी, आप फोकस्ड हो। आप अगर जॉब को जॉब की तरीके से करोगे तो जिंदगी भर एम्प्लॉय ही रहोगे। अगर आप जॉब को एंटरप्रेन्योरशिप की तरह से करोगे तो एक दिन आपका भी अंपायर खड़ा हो जाएगा। तो ये सबसे पहली सीख है। आज मैं नहीं जानता किसी भी अपने बनिया दोस्त को जो जॉब को जॉब के तरीके से करता होगा। वो सीखने के लिए कर रहा है, और जब तक आप दूसरे का फायदा नहीं सोचोगे तब तक आपका फायदा होना इम्पॉसिबल है। तो आप जब जॉब कर रहे हो तो आपको किसी दूसरे का फायदा सोचना है ना। आपको सैलरी कहाँ से मिल रही है? सैलरी वहीं से मिल रही है ना। तो लोग आज के समय में तनख्वाह चाहिए पूरी, नहीं करेंगे जी हजूरी, ठीक है ना। तनख्वाह तो पूरी चाहिए भैया, लोग काम ही नहीं करते। मैं तो कहता हूं आज के समय में अगर ऐसा व्यक्ति भी मिल जाए जितनी तनख्वाह मिल रही है उतना ही काम, तो भी वो बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं पूरी तनख्वाह जीरो काम, ऐसे लोग हैं आज के समय में। तो वो लोग तरक्की नहीं करते। लेकिन अगर आपको तरक्की करनी है जॉब में, फोकस्ड रहो, अपना 100% दो। आप समय तो आपका है। मैं कह रहा हूं कि लोग बोलते हैं मेरी 30,000 तनख्वाह में कितना काम करूं, ठीक है। आपकी सोच क्या है कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हो कि अपने लिए काम कर रहे हो? सबसे पहला आप कमेंट्स बॉक्स में डाल देना, काम किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो कि उस पैसे के लिए कर रहे हो जो तनख्वाह वो आपको दे रहा है? अगर आप तनख्वाह के लिए काम कर रहे हो, तैयार रहो, जीवन भर तनख्वाह मिलेगी आपको, तैयार रहो इस बात के लिए। लेकिन अगर आप अपने लिए काम कर रहे हो तो 2-4 साल तनख्वाह मिलेगी, उसके बाद आप तनख्वाह देने वाले बन जाओगे। क्योंकि आप जब सैलरी ले रहे हो, सैलरी लायक काम कर रहे हो, तो आप जीवन भर वहीं रहोगे। सैलरी लेकर उससे 2 गुना 3 गुना काम कर रहे हो, इसका मतलब आप अपनी स्किल्स, अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हो डे बाय डे ग्रो। जब आप ग्रो करोगे तब ना कोई आपको ग्रोथ पे लेके जाएगा। मेरा एक फ्रेंड है बनिया, वो एक कंपनी में सुपरवाइजर लगा था, गार्ड की कंपनी थी। वो सुपरवाइजर लगा था, रात को घूम घूम कर वो सारे गार्ड चेक कर रहा था, गार्ड सो तो नहीं रहे, उसका वो काम था। अब उस काम के साथ साथ उसने अकाउंट्स भी संभालना शुरू किया। एक बार उसे छुट्टी चाहिए थी, तो छुट्टी के लिए उसने एप्लीकेशन लिख कर दिया, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग और सुपर्ब इंग्लिश। तो जब उनके ओनर ने देखा, यार ये किसने लिखा है? बोले तो फलाने सुपरवाइजर ने लिखा। बोले उसे बुलाओ। बोला भाई तुमने लिखा है? बोला हाँ जी सर मैंने लिखा है। बोल रहा से सुपरवाइजर नहीं, तो सेल्स कॉरेस्पोंडेंट बन जा तेरे को, क्योंकि उन्हें सारी बड़ी बड़ी कंपनियों से डीलिंग करनी होती है। बड़ी कंपनी में अच्छी इंग्लिश चाहिए, अच्छी हैंडराइटिंग चाहिए। ये बात आज से 15-20 साल पहले की, जब ईमेल्स और ये सब चीज़ें इतनी नहीं चल रही थी। तो अच्छी इंग्लिश, अच्छी हैंडराइटिंग, अच्छे लेटर लिख के भेजना, वो काम था। तो जो तनख्वाह उसकी 10-15 हज़ार रुपये की थी, जो वो पूरा दिल लगा के काम कर रहा था, केवल सुपरवाइजरी ना करके वो अकाउंट्स भी देख रहा था, बाकी चीज़ें भी देख रहा था, तो आज उसे अपने आप से अपॉर्चुनिटी मिल गई। कहते हैं ना, जब आप कुछ देते हो ना तो वो एक्यूमुलेट हो रहा है। जैसे आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, आज आपने 1,000 की, कल 10,000 की, कल 20,000 रुपये की है, आपका 2 लाख तो जमा हो गया, लेकिन उस 2 लाख के ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी होता है ना। जब आप निकालने जाओगे तो केवल 2 लाख नहीं निकलेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी निकलेगा। इसी तरीके से जब आप कुछ काम करते हो तो आप वो काम तो कर ही रहे हो, जब रिटर्न आएगा तो वो इंटरेस्ट जुड़कर आएगा। और बैंक इंटरेस्ट तो केवल 4% है, भगवान जब देता है तो 4,000% या 4,00,000% कितना देगा ये आपको भी नहीं पता होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये सोच है, ये सोच है अपनी कि आप देना सीखो और निस्वार्थ भाव से देना सीखो। आपका दिया हुआ सब एक्यूमुलेट हो रहा है, और जब रिटर्न आएगा कितना मल्टीप्लिकेशन होगा आएगा ये नहीं पता। बस आप जॉब में हो इतना सीख लो कि गिव योर बेस्ट, बस इससे ज़्यादा आपको सीखने की जरूरत ही नहीं है, और ग्रोथ अपने आप भूल जाएगी। वही बात आपने बोली ना कि जो बिजनेस कर रहे हैं वो तो बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जो जॉब करते हैं वो कई बार उनको ये हो जाता है कि चलो हम ये चीज़ कर रहे हैं, महीने की सैलरी आ रही है। तो यहाँ पर मैं बात बताना चाहूँगी, हमारे ना घर में कुक लगी हुई है जो, तो वो बताते हैं कि दीदी जब मैं आई थी ना यहाँ पर, तो मुझे खाना बनाना आता ही नहीं था बिल्कुल भी। मैं तो झाड़ू पोछे का काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन ही मैं करती थी, पर खाना बनाने वालों को ज़्यादा पैसा मिलता है।
तो मैं किसी के काम करती थी, तो वो जॉब पे जाती थी तो उनकी मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर देती थी, वो चलो मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। तो हेल्प करते करते उन्होंने मुझे सिखाना शुरू कर दिया कि चल तूने तड़का काट लिया, ऐसा कर, ऐसे ऐसे करके जरा तड़का लगा दे, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। कहती मैं वो एक्स्ट्रा करती रही, उनके साथ सीखती रही, मुझे पूरा खाना बनाना आ गया। जब मुझे पूरा खाना बनाना आ गया तो अब आज मैं कुक हूँ। और सबसे ज्यादा डिमांड उसकी है, स्किल डेवलपमेंट, हाँ, एक्स्ट्रा एफर्ट, जरूरत से ज्यादा देना, बिल्कुल। तो ये सब तीनों चीजें उसके अंदर थी। आज वो ग्रोथ पर है, तो ये ऑडियंस पे है कि नहीं है वो खुद चेक कर ले, कोई ऑडिट करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और ये बात आपने बहुत मतलब अच्छी बोली है कि जब एक इंसान प्योर इंटेंशंस के साथ अपना 100% देता है ना, कोई काम चोरी नहीं करनी है, हाँ। चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो पर्सनल रिलेशन में हाँ, किसी के साथ है, बिल्कुल। जब अपना 100% देता है, काम चोरी नहीं करता, प्योर इंटेंशन के साथ करता है, तो जब देने वाला देता है तो वो बनी हुई बात नहीं है कि छप्पर फाड़ के मिलता है। हाँ बिल्कुल 100%। वहां कोई आपको तय इंटरेस्ट नहीं मिलता। यस, वो उनकी नोटबुक में वो हिसाब कर रहे हैं कि ये पर्सन क्या कर रहा है, हर चीज का हिसाब है। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात आपने बोली है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये कि आपने खर्चों का बताया कि कैसे हमें खर्चे, हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से खर्चे ठीक हैं, कौन से नहीं हैं, पैसे को सही तरीके से कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सारा। तो जो ये मेल्स में ही होता है कि फीमेल्स में भी होता है? फीमेल्स आर एक्चुअली गुड। मैं तो ये कहता हूँ कि आज देखिए मेल्स क्या है, मेल्स तो केवल व्यापार में है। वैसे ही बनियों के देखोगे तो बनियों में आपको मेल्स जो पाएंगे 100% व्यापारी, मतलब चाहे वो जॉब में है चाहे बिजनेस में है, लेकिन वो बाहर के काम में ज़्यादा हैं। लेकिन आज अगर आप देखोगे, अगर फीमेल्स को देखोगे, दे आर इक्वली गुड एट होम एंड इक्वली गुड एट बिजनेस, चाहे वो जॉब में है चाहे वो बिजनेस में है। तो मुझे लगता है कि बनिया की जो घर में फीमेल्स हैं, मतलब वो साक्षात देवी रूपी हैं सारी की सारी। तो वो जब काम करती हैं, बहुत लोग काम नहीं करती हैं, वो उनका अपना चॉइस है, लेकिन जो लोग काम करती हैं, मतलब वो घर संभाल रही हैं, बच्चे संभाल रही हैं और साथ साथ में व्यापार भी संभाल रहे हैं। मैं अपने वाइफ के बारे में बताऊं, शिवानी जी को आप जानती हैं, वो पूरा घर संभाल रही है, बच्चों को भी टेक केयर वो करती है, और आज पूरा ऑफिस वो हैंडल कर रही है। और उसने मुझे फ्री कर दिया है कि तुम्हारा जो हॉबी है या जो तुम अच्छे हो नेटवर्किंग में, तो तुम बाहर रह के नेटवर्किंग करो, आई विल हैंडल द ऑफिस। तो मुझे लगता है कि जो फीमेल्स हैं दे आर गुड ऑब्जर्वर्स, और आप जो भी सीखते हो सही ऑब्जर्वेशन से ही सीखते हो। बचपन से जब वो बिटिया है घर में, तो बिटिया देख रही है मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, सब चीज़ें होती हैं ना। वो पापा को देख रहे हैं कि घर पे आके हिसाब कर रहे हैं, मम्मी पापा से कैसे पैसे ले रही हैं या फिर क्या पैसों का हिसाब हो रहा है, ये सब चीज़ें उस बचपन से देख रही हैं। तो वो जो मनी माइंडसेट भी आ गया, मम्मी को काम करते हुए देख रही हैं तो वो काम करने वाला माइंडसेट भी आ गया। बचपन से जैसे मैंने बताया कि हम जो व्यापार में अपने बच्चों को लगा देते हैं, जो 10 साल 11 साल का हुआ नहीं कि चल दुकान में बैठ के काम संभालिए, थोड़ा सा छुट्टी है तो तेरे को डिज्नीलैंड नहीं जाना, तुझे अपने पापा की शॉप पे जाना है, ये जो माइंडसेट है। इसी तरीके से आज आप किसी बनिया के घर में देखोगे, बिटिया 12 साल की होगी, 13 साल की होगी, उसे किचन में रोटी गोल बनाना आ जाएगा। वो गोल रोटी बनाना मतलब कि आप पारंगत हो गए हो काम में, और वो वैसे ही व्यापार में भी। तो मैं तो बोलता हूँ कि जितनी भी महिलाएं, आज मैं सिर्फ बनियों की क्यों बात करूँ, जो महिलाएं घर से निकल कर काम कर रही हैं, मतलब कि दे आर रियली गॉडेस, मतलब दे आर डूइंग अमेजिंग। आज उनकी वजह से कितने लोग शांति से और अच्छे से काम कर पा रहे हैं। मतलब मेरी वाइफ ने मुझे पावर दिया कि आई कैन वर्क फ्रीली, अदरवाइज वो छोटी छोटी चीज़ों में मैं भी लगा रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो सीख भी रही हैं और काम भी कर रही हैं और बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। बहुत अच्छी बात आपने बोली। तो पैसों का जो एक्सपेंसेस है उनके बारे में, जैसे मतलब मोस्टली फीमेल्स को रहता है ना, कपड़ों का शौक है, ज्वेलरी का शौक है, चीज़ों का, तो फीमेल्स के ये जो खर्चे होते हैं, क्या बनिया कम्युनिटी में ये चीज़ फीमेल्स के भी माइंडसेट में आ जाती है कि नहीं हमें सोच समझ के करना है इस पर, कि वहाँ पे मुझे नहीं लगता। देखो हम आदमी ठीक हैं, अपने शौक बाद में पूरे कर ले, लेकिन जहाँ तक कपड़ों की बात है या फिर ज्वेलरी की बात है, ज्वेलरी तो खुद आदमी भी परचेज करके देता है, क्योंकि ज्वेलरी को हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं। लेकिन जहाँ तक कपड़े की बात है, वो या फिर और जो अपने ऊपर जो एक्सपेंस करने की बात है, वो उनका हक बनता है और वो करती हैं, खूब करती हैं। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे मेरे जैसे सारे लोग हैं, मैं तो भैया उसी कोट पैंट में आ जाऊंगा 365 दिन, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मेरी वाइफ के पास हमेशा नई साड़ी या नई सूट या नया ड्रेस होना चाहिए, हमेशा नई ज्वेलरी में नजर आए। तो ऐसा ही हर कोई चाहता है। तो ये
हम अपने आप को शीशे में नहीं देखते, हम अपनी घरवाली को या फिर अपने घर में अपने बच्चों को देखते हैं कि वो कितने सुंदर लग रहे हैं। वो सुंदर लग रहे हैं तो हम बहुत अच्छे लगते हैं। जिनको नई साड़ी नहीं मिल रही है ना, ये क्लिप निकाल कर शेयर कर देना। नहीं सबको एक्सपेंसेस मैनेजमेंट अपने लिए बताई गई है, बाकी के खर्चों के लिए बताई गई है। तो कितना बचाओगे? क्योंकि जितने साड़ी वाले हैं सारे बनिए हैं, जितने मेकअप वाले हैं सारे बनिए हैं, उनका धंधा भी तो चलाना है। बिल्कुल सही बात है। वही जो मैंने कहा ना कि कम्युनिटी में सपोर्ट जरूर करते हैं एक दूसरे को। तो ये जो जैसे ये जो क्वालिटी कहेंगे कि जो कम्युनिटी में एक दूसरे को बढ़ता देखकर जो खुशी हो रही है, तो एक दूसरे को सपोर्ट, क्योंकि मैंने देखा है कि इवन जो इवेंट्स भी होते हैं ना, उनमें स्पीकर्स भी वो प्रेफर करते हैं कि हमारी कम्युनिटी के स्पीकर्स हम बुलाएंगे, हमारी कम्युनिटी में जो कोई इस फील्ड में काम कर रहा है तो हम उसको ही बुलाएंगे, ज़्यादा आगे लेके आएंगे। तो ये कहाँ से निकल कर आता है कि जहाँ आज एक पर्सन दूसरे पर्सन को देखकर मतलब यही सोचता है कि कैसे उसको नीचे गिरा दे या कैसे हम इससे आगे निकल जाए। तो ये माइंडसेट कहाँ से लेकर आए कि हाँ अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है या अपने जैसे लोगों को आगे बढ़ाना है? देखिए, मैं बीकानेर वाला जो हैं उनके करीब बहुत बार मिला हूँ उनसे। उनके परिवार में 130 लोग हैं और 130 लोग पूरे एक ही व्यापार में लगे हुए हैं, एक ही व्यापार में पूरे लगे हुए हैं। तो अपने ही परिवार को बढ़ावा देना, मैं कहता हूँ सबसे पहले अपना घर बढ़ा लो, फिर अपने रिश्तेदारों को बढ़ा लो, फिर उसके बाद अपने समाज को बढ़ा लो। अगर आपने इतना काम भी कर लिया ना, आपने सब कुछ कर लिया। और सबसे बड़ी चीज़, ये सीख कहाँ से मिली? तो ये सीख हमारे आदि पुरुष से मिली। अब मैं अग्रवाल हूँ, अग्रसेन महाराज जी हमारे आदि पुरुष हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। और पूजा करने का मतलब ये होता है उनकी बातों को मानना, धूप बत्ती दिखाना नहीं। तो उनकी एक सीख थी जो हर बनिए को माननी भी चाहिए और मानते भी हैं, कि आपके नगर में जो भी आए उसे 1 रुपया और 1 ईंट दे दो। ये बात आज से तकरीबन हज़ारों साल पुरानी है। 1 रुपया और 1 ईंट दे दो। अब अग्रसेन जी महाराज ने ऐसा क्यों कहा कि जो भी नगर में नया है उसे 1 रुपया 1 ईंट दे दो? 1 रुपया अगर मान लीजिए 10,000 लोगों ने दिया, आपके पास 10,000 रुपये हो गए। 10,000 लोगों ने 1 ईंट दी तो आपके पास 10,000 ईंटें हो गई। ईंटों से आपका घर बन जाएगा और रुपये से आपका व्यापार बन जाएगा। अगर बनियों का घर मिल गया और बनियों को व्यापार के लिए पैसा मिल गया, उसके बाद तो डिसीजन मेकिंग, नेटवर्किंग एंड एसेट बिल्डिंग उसको आता है, उसका DNA में है कि व्यापार कैसे बढ़ाना है, वो व्यापार बढ़ा ही लेगा। तो ये हमारे आदि पुरुष ने, हमारे भगवान अग्रसेन जी महाराज ने सिखाया है कि जब भी कोई ऐसा मिले जिसको ज़रूरत है उसकी मदद करो। तो ये तब से चली आ रही है ये मदद की भावना। और तो मदद की भावना ठीक है हर किसी की करो, लेकिन मैं कहता हूँ अपनी कर लो पहले, अपने परिवार की कर लो, अपने समाज की कर लो, अपने आप मदद होती चली जाएगी। दूसरा, अगर आपको सही में लीडर बनना है ना, लोग कहते हैं कि मुझे लीडर बनना है, लीडर बनना है, तो लीडर बनना है ना तो आपको दूसरों के लिए लीडर बनना पड़ेगा। बिना लीडर बने आप लीडर नहीं बन पाओगे। अगर आप दूसरों की टांग खींचने वाले बनोगे और आप बोलोगे मैं लीडर हूं, तो वो आप कभी भी लीडर नहीं हो सकते। जितने भी आज बड़े बड़े व्यापारी हैं, अगर मैं बात करूं तो इंडिया के GDP में तकरीबन 24% का योगदान है बनिया का, जो पूरे बिजनेस में। अभी 24% का योगदान एक कम्युनिटी का जो मुश्किल से 5-6% है, ठीक है, उसका अगर इतना योगदान है तो क्यों है? क्योंकि वो सही में लीडर है। वो मोटिवेशनल स्पीकर है या नहीं है, वो पब्लिक स्पीकिंग में है या नहीं है, लेकिन वो दूसरों की लाइफ को आगे बढ़ाने में है। और सही में जो मोटिवेशन का काम है वो यही है कि दूसरों की काम को प्रगति पर ले आओ, दूसरों के काम में तरक्की करा दो। वो रियल मोटिवेशन है। मनी इज द रियल मोटिवेशन। उसके बाद तो सब चीज़ें क्या है कि रात को सुनोगे बढ़िया से रील, मोटिवेटेड होकर सोओगे, सवेरे उठ के वही आज काम पे जाना है, कैसे जाऊंगा, वो किस काम का। लेकिन जेब भरी हो ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं कि दूसरों को बढ़ता हुआ अच्छा देख के इसलिए लगता है, आपको खुद मैंने सुना है, आपके एक प्रोग्राम में भी मैंने अटेंड किया है, आप जिस तरीके से लोगों को सिखा रही हैं, चाहे वो योगा हो, चाहे मैनिफेस्टेशन हो, तो सबसे बड़ी चीज़ उसमें यही है ना कि आप दूसरों के लिए अच्छा सोचो। मैं अगर क्रक्स निकालूं तो दूसरों के लिए अच्छे सोचने से आपका भावना, आपकी खुद की भावना अच्छी हो जाती है। आप खुद प्रगति के रास्ते पे चल जाते हो। मैं कहता हूँ दूसरों के बारे में मत सोचो अच्छा, लेकिन जब बुरा सोचोगे ना तो उसके साथ बुरा होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, आपके साथ जरूर होगा। बिल्कुल सही बात है। आपके साथ होने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे वर्षा, जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचोगे उसके साथ अच्छा होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, आपके साथ जरूर अच्छा होगा। तो दूसरों के बारे में सोचो मत सोचो, अपना अच्छा करना है तो सारी दुनिया का अच्छा सोच लो।
ये बहुत अच्छी आपने बात कही है। वही कहते हैं कि फूल बांटने वालों के हाथ में खुशबू रह जाती है बिल्कुल, ना। और बिल्कुल, अगर कांटे बांट रहे होगे तो कांटों की जो चोट है वो अपने ही हाथों पे में होगी। वेरी गुड। तो जो आपने ये बात करी ना कि हमें दूसरों को सपोर्ट जरूर करना चाहिए, यहाँ पर एक चीज आएगी कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नेचर होता है बाय डिफॉल्ट कि कोई आया है तो हम हेल्प करेंगे ही करेंगे। ऐसे लोगों को कई बार कुछ लोग फायदा भी उठा जाते हैं। तो ऐसे में इस चीज का मतलब दिमाग और वहां पर डिसीजन मेकिंग कैसे करें, कैसे समझें कि कहीं हमारा अननेसेसरी ही कोई फायदा तो नहीं उठा रहा है। देखिए, जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो उसे मिलना है। मैं सिंपल से एक बात जानता हूँ कि आप दूसरों को जज करने वाले कोई होते नहीं हो, ठीक है ना। कोई आपके साथ फायदा उठाएगा या नहीं उठाएगा वो उसकी अपनी सोच है। अगेन वही वाली बात होगी, अगर वो आपकी झोली में से कांटे निकाल रहा है तो उसके हाथों में कांटे लग रहे हैं, ठीक है ना। आपके जीवन में कुछ नहीं गया। आप समुंदर से एक लोटा पानी ले लो, एक टैंकर पानी ले लो, या फिर नदी का रास्ता निकाल दो। मैं बोल रहा हूँ नदी भी निकाल दी तो क्या समुंदर खाली हो जाएगा? तो आप समंदर बनो ना। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपको अगर कोई व्यक्ति ऐसा लग रहा है जो गलत माइंडसेट से आया है तो आप अपना ओरा इतना अच्छा कर लो कि नेगेटिव ओरा वाला आदमी आपके आसपास रह ही ना पाए। जब आपके आसपास 10 लोग होंगे, 10 लोग अच्छा बोलने वाले होंगे, 10 लोग अच्छा करने वाले होंगे, अगर इन बिटवीन कोई एक व्यक्ति गलत आया वो अपने आप निकल कर बाहर हो जाएगा, अपने आप निकल कर बाहर हो जाएगा। आपको उसे बाहर निकालना नहीं पड़ेगा। और दूसरा, अगर कोई कर्मा को मानता है तो आज अगर कोई आपसे फायदा उठा के जा रहा है तो आपने पिछले जन्म में उसका कोई फायदा लिया होगा तो आपने इस जन्म में उसका कर्जा उतार दिया, अब आप कर्ज मुक्त हो गए हो। बिल्कुल। तो आप ये सोच रखो, देखो बनियों को अगर हम व्यापार की बात करें ना तो बनियों से ज्यादा पूजा पाठ में आपको कोई नहीं मिलेगा। आज आप मंदिरों की बात कर लो, आज आप किसी भी मंदिर में जाओगे ना, बड़े मंदिर में, आपको ये आदत मैं थोड़ी गलत मानता हूँ जो कहते हैं ना बनियों की एक आदत कोई बताओ जो गलत है, ये मैं आदत बड़ी गलत मानता हूँ। पंखे को ऊपर लिखवा देते हैं कि ये आशीष अग्रवाल ने अपने दादाजी के वो पंखों की पंखड़ी कम नजर आ रही होती है, उसके ऊपर बड़े बड़े लिखे हुए जदा रहे होते हैं, उसके दादाजी का नाम, उसके परदादाजी का नाम, उसके खानदान का नाम। ये आदत के मैं थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ, लेकिन बट ऑब्वियसली वी कांट डू एनीथिंग फॉर दैट। तो आप देखोगे आज भी तो आपको कहीं ना कहीं एक पंखा, एक ईंट, आपको एक कमरा, आपको किसी न किसी बनिए के द्वारा बनाया हुआ मिल जाएगा। तो आप अपने कर्मा को ठीक करो, ठीक है ना। दूसरा आपसे कुछ लेकर जा रहा है। मेरी लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार ऐसा हुआ है। लोग आते हैं, फायदा उठा के चले जाते हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, कुछ साल बाद वो लौट के फिर आते हैं क्योंकि आपका संचित किया हुआ कर्म और धन अगर अच्छी भावना से किया गया है वो जीवन भर आपके पास रहेगा। इसी का वैसे वर्षा कर दो, आपका संचित किया हुआ कर्म और धर्म और धन अगर वो आपने गलत भावना से किया है वो बहुत जल्दी निकल कर चला जाएगा। तो किसी ने अगर आपका नाजायज फायदा उठाया, गलत फायदा उठाया, और वो आपसे फायदा उठा के बार बार तो रहेगा नहीं, वो तो चला जाएगा आपके पास से। आप कुछ साल बाद देख लीजिएगा उसको वो कहाँ है, और आप अपने आप को भी देख लीजिएगा आप कहाँ हो। आप हमेशा ग्रोथ के पायदान पर मिलोगे, और दूसरे वाला बंदा, मैं कहता हूँ वो भी ग्रोथ के पायदान पर रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात आपने बोली है। और वाकई में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो आपने कहा कि समुंदर बनो, तो ताकि कोई अगर उसमें से नदी भी निकाल ले तो उसका फर्क ना पड़े। क्योंकि मेरे पास मोस्टली फीमेल ऑडियंस भी है, मतलब मैक्सिमम, तो कई बार उनके इस तरीके के कमेंट्स आते हैं कि जो हमारे हस्बैंड है वो बहुत ही मतलब है किसी को ना नहीं कह पाते, कुछ नहीं कर पाते। तो वो क्या होता है कि वो जितना कमाते हैं वो उनसे कोई ना कोई आकर मांग कर ले जाता है। तो वो जहाँ ये कहा जाता है ना कि दूसरे के घर में रोशनी करने के लिए अपने घर में आग भी नहीं लगानी होती। तो ऐसे लोगों के लिए जिनको मतलब नहीं समझ में आता, ना नहीं कहना आ रहा, बिल्कुल अपनी मतलब फैमिली, और आपने कहा सबसे पहले अपने घर को मजबूत करो, तो वो ये डिसीजन और वो अपने अंदर ये चीज कहाँ से लेकर आए कि ना कहना। मैं बताता हूँ, ये सबसे बढ़िया उपाय, क्योंकि मैंने खुद को इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो सबसे जरूरी क्या है, आपका सबसे बड़ा, अगर मैं पूछूं कि कर्म क्या है या धर्म क्या है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, इनको खिलाना पिलाना आपका धर्म है। वो जो था ना डाकू था, डाकू उंगली माल, वो डाकू बेसिकली जंगल में लूटपाट किया करता था। तो लूटपाट किया करता था, एक बार उसे बुद्धा मिल गए, तो बोले कि निकाल दो क्या है आपके पास। बोला मैं निकाल तो दूंगा, लेकिन ये तू कर किसके ले रहा है। बोला अपने परिवार के लिए। बोला जो तू पाप कर रहा है क्या परिवार तुम्हारा इसमें साथ है। बोला रुको पूछ के आता हूं मैं। वो परिवार पे जाता है, पूछता है कि मैं जो पाप कर रहा हूं आप इसमें हमारे साथ हो। बोल रहा है कि हमें क्या पता, आपका काम है हमें खिलाना, हमारी जो जरूरत है वो पूरी करना, वो आप कहाँ से कर रहे हो वो पाप सारा आपका है।
तो लाइक वाइज आज मैं बोल रहा हूँ कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट कर्म और धर्म क्या है? अपने परिवार को पालना। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरी जितनी ज़रूरतें हैं वो सारे अपनी वाइफ को दे देता हूँ। आपके घर में हमेशा ऐसा होगा कि आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे ना नहीं बोला जाता, तो आपके जो पार्टनर होंगे वो जरूर ऐसे होंगे जिनको संभालना आता होगा। ऐसा हर जगह आपको मिलेगा। तो आप ये जो फाइनेंस की बैकडोर है ना, उनको दे दो। जब आपके पास होगा नहीं तो आप कहां से दोगे? आप दे तो उतना ही पाओगे ना जितना आपके पास है। तो लाइक वाइज आप केवल कंप्लेन कर रहे हो। मैं सारी फीमेल्स को बोल रहा हूं, मेरे बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। आप कंप्लेन कर रहे हो कि मेरे हस्बैंड सब कुछ लुटा देते हैं, फिर बाद में उनके पास नहीं रहता। आप उनके पास बैठो, सारे खर्चे लिखो कि ये सारे खर्चे हैं, और इसके साथ साथ कॉन्टिजेंसी फंड भी बनाना है। सिर्फ खर्चे नहीं होते हैं, खर्चों के साथ फ्यूचर भी जुड़ा है। ठीक है ना? मान लीजिए आपके लाख रुपए कमाई है, आपका 50,000 रुपये खर्चा है, साथ साथ में आप देखो कि 50,000 इंटू 12 करें 6 लाख रुपए होते हैं। ठीक है ना? 6 लाख रुपए आपने 2 साल में जोड़ने मान लेता हूँ, 25,000 महीना होता है। तो 25,000 मुझे अलग से और चाहिए ताकि मैं 2 साल के अंदर 1 साल का फंड बना के रख लूँ। तो आपको 75,000 पहले उनसे ले लेने हैं। ये 75,000 मुझे दे दीजिए, ये 25,000 बचे हैं, इसमें आप अपने खर्चे चलाओ, अपना ऑफिस आने जाने का खर्चा चलाओ, आप बांट दो, धर्म आदा कर दो, धर्म में दे दो, जहां मर्जी देना है वो दे दो। ये 25,000 आपके पास है जी। इससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। जब पैसे होंगे नहीं तो देगा कहां से? राइट। ठीक है ना? तो आप अगर अनवांटेड अपनी जेब में रखोगे, जैसे मैं अपना आपको एक बताता हूं, मेरे पास पहले क्रेडिट कार्ड रहते थे जेब में क्रेडिट कार्ड रहते थे। ऑनलाइन कुछ नजर आया, फटाफट से परचेज कर लिया। किसी मॉल में गया हूं, फटाफट से स्वैप करवा लिया। ऐसे यूपीआई में होता है। अब मैं जो अकाउंट मेरे पास है ना यूपीआई वाला, उसमें मैं बहुत कम बैलेंस रखता हूँ, 2,000-3,000 रुपये बस, कि कोई मजबूरी आ गई तो घर पहुंच जाऊँ। ठीक है? इसी तरह क्रेडिट कार्ड रखनी बंद कर दिए मैंने। कैश रखता हूँ, कैश देने में थोड़ा तकलीफ होती है। बिल्कुल सही बात है। कैश रखता हूँ, कैश देने में तकलीफ होती है। तो मुझे पता था मेरी कमजोरी क्या है। तो लोग ना केवल अपनी स्ट्रेंथ पे बात करते हैं, अपनी वीकनेस पे बात नहीं करते। अच्छा, आपकी जो वीकनेस है वो वीकनेस नहीं है, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कोई बच्चा कैलकुलेशन में अच्छा है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो आप इस चीज में मान लो हल्के से वीक भी हो तो किसी चीज में अच्छे होगे। आप कभी भी अपनी वीकनेस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जैसे सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर की वीकनेस उसकी हाइट थी। वो बॉलर बनना चाहता था, वो बैट्समैन नहीं बनना चाहता था, बॉलर बनना चाहता था। लेकिन जो उसके गुरु हैं आर्चीकर जी, उन्होंने बोला नहीं बेटा, तू बैट्समैन बहुत अच्छा बन सकता है। उन्होंने उसको बैटिंग सिखाई और वो बैट्समैन बना, तो आज विश्व का महानतम बल्लेबाज बना। अगर वो इस चीज में रहता, मेरी तो हाइट कम है, बॉलिंग में जाऊं, तो वो बॉलर अच्छा नहीं बन पाता। तो लाइक वाइज आप हो सकता है कि आपकी कमियां जैसे मैंने बताई, तो आप उन कमियों को ओवरकम कैसे करो ये सीखो ना। मैंने रखना छोड़ दिया, अब मेरे कोई फालतू खर्च नहीं होते महीने के। मुझे पता है कि मेरे खर्च क्या हो रहे हैं, वो सारे जेन्युइन हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको भी करना है, और बैठ के बात करो। ये मत बोलो कि मेरी वाइफ में ये कमी है, मेरे हस्बैंड में ये कमी है, मेरे बच्चों में ये कमी है। उनके साथ बैठ के बात करो ना। ये कमियां नहीं होती, आदतें होती हैं, और आदतें फिर आपको बदलनी पड़ती हैं, और वो एक दिन में नहीं बदली जाएगी। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, ये तू गलत कर रहा है, ये नहीं करना है कल से। अच्छा, ये फिर पता है क्या, जब कोई ऐसे डांट के बोलता है ना, या पिंच करके बोलता है, वो फिर आपकी आदत जिद में बदल जाती है। बिल्कुल। तो वो जिद में नहीं बदलनी है, उस आदत को प्यार प्यार से उसको ऐसा बना दो कि उसके पास कुछ है ही नहीं, वो कहाँ से देगा। वो 10 बार जब ना बोलेगा ना किसी को, तब उसको ना बोलने की आदत पड़ जाएगी। अगर आप जिद में बुलवाओगे ना, कभी नहीं बोल पाएगा। और अगर बोल भी दिया ना, वो अंदर से घुटता रहेगा। तो वो काम मत करो बस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसका पैटर्न है, उसका नेचर उसका है, पैटर्न है, उसका नेचर है। जब भी आप अपने पैटर्न से भटकोगे ना, तो आप अपने जीवन में भटक जाओगे। आपको पैटर्न बदलने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। और वो एक दिन में नहीं बदले जा सकते, समय के साथ बदले जाएंगे। तो अगर हम टॉप 5 बात करें, क्योंकि हम पॉडकास्ट के एंड पर आ गए हैं, अभी हम पूरा उसको अगर समराइज करने पे आएंगे, तो टॉप 5 ऐसी हैबिट्स जो अपनानी शुरू कर लें, जिससे कि वो पैटर्न्स बदल कर बढ़िया माइंडसेट भी आ जाए, ग्रोथ माइंडसेट आ जाए बेसिकली, और वो जो दौलत कमाने की तरफ है वो बढ़ सके। सबसे पहला तो मैंने IIT आपको बताया, भैया कमाने पे ध्यान दो। कमाई नहीं है, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इनकम पे फोकस करो। इनकम कहाँ से आएगी? आपको आएगी स्किल डेवलपमेंट से। तो अपनी स्किल डेवलपमेंट सबसे, आप एसेट पे लगाने से पहले अपने ब्रेन पे, स्किल डेवलपमेंट पे पैसा लगाओ। दूसरी आदत। तीसरा, इन्वेस्टमेंट की आदत डालो। जो पैसा बच रहा है, किसी पे 10 रुपये बच रहा है, 10 रुपये डाल दो भैया। आजकल तो पेटीएम में 10 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। ठीक है ना? जो पैसा बच रहा है वो पैसे इन्वेस्टमेंट की आदत डालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इसके बाद एसेट बनाना सीखो।
एसेट नहीं बनाना सीखोगे, लोग क्या करते हैं, अभी तो 2 लाख रुपए, 2 लाख में क्या आएगा, अभी तो 5 लाख है, 5 लाख में क्या आएगा। सपने बहुत बड़े देख लेते हैं और उस सपने पूरा करने के लिए वो फंड कभी होता नहीं है। मैं कहता हूँ टुकड़ों टुकड़ों में सपने पूरे कर लो, एक दिन देखोगे आपके सपने पूरे हो गए हैं। डिसीजन मेकिंग सीखो, आप ना बोलना सीखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि सही समय पे ना बोलना भी जरूरी होता है। गलत सौदे में घुस गए ना अगर, फिर आप पछताओगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको खरीदना तो सिखा दिया, बेचना नहीं सिखाया जा रहा है कि भैया री इन्वेस्टमेंट को हम किस तरीके से विड्रॉ कैसे करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको सीखनी पड़ेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, व्यापार में हो व्यापारी बनो, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आपको समझना पड़ेगा कि अगर सही व्यापार क्या होता है, सही व्यापार होता है कि आप थोड़े थोड़े से बड़ा बनाओ। जैसे किसी भी बनिया की अगर मैं बात करूँ ना, तो बनिया बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाता एक डील में, वो थोड़ी थोड़ी डील से बहुत बड़ा प्रॉफिट बना लेता है। जैसे अभी ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ, तो क्रूड ऑयल बढ़ गए, क्रूड ऑयल की वजह से सब चीज़ों के दाम बढ़ गए। जितने भी लोग खोमचे में खाना खाते होंगे सबको पता होगा, मोमोज के भी 10 रुपये रेट बढ़ गए हैं जी, डोसे के भी बढ़ गए, तो बर्गर के भी बढ़ गए, पैटीज के भी बढ़ गए। एक बनिए की दुकान थी, उसने कोई रेट नहीं बढ़ाया। अब मैं खाता पीता हूँ भाई, सबको पता चल रहा होगा। तो मैंने कहा भाई जी आपने रेट क्यों नहीं बढ़ाए? बोल रहा आज रेट बढ़ा लूंगा तो मेरा जो भी ग्राहक है वो मुझे भी बाकी सब लोग जैसा देखेगा। आज मैं थोड़ा सा नुकसान उठा लूंगा, ये ग्राहक जिंदगी भर के लिए मेरा बन जाएगा। उसके दिमाग में ये बात चली जाएगी कि जब चीज़ें थोड़ी सी महंगी हुई तो इस बनिए की दुकान पे रेट नहीं बढ़े। तो ये मेरी मार्केटिंग हो गई जिंदगी भर के लिए। उसे ग्राहक बनाना आता है। कहते हैं ना कि जो असली व्यापारी हैं, ग्राहक लाने की कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, ये आपकी ज्यादा होती है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कस्टमर रिटेंशन CCR तो ये सस्ती होती है। तो जो बनिया है उसको CAC भी पता है और CCR भी पता है, तो उसे वो CCR पे ज्यादा फोकस करता है, ना कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पर। तो थोड़ा सा आपने खर्च कर दिया आज मार्केटिंग में। फेसबुक को पैसे ना देकर मार्क जुकरबर्ग को पैसे नहीं दिए, उसने अपने ग्राहकों को पैसे दे दिए। सही बात है, बहुत अच्छी बात आपने बोली है। तो जैसे आपने पॉडकास्ट के बीच में एक बोला था ना कि जिससे अगर पॉसिबल हो सकता है, जो बिजनेस वाले हैं वो तो कर ही रहे हैं बिजनेस, जिनसे भी हो सकता है जो जॉब कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक साइड हसल शुरू ज़रूर करें जितना समय मिलता है। आज के टाइम में इतना आसान है, तो अगर कोई अगर आपसे गाइडेंस लेना चाहे या आपको कंसल्ट करना चाहे कि कैसे वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो वो आपसे कनेक्ट कैसे करें? कनेक्ट करना तो बड़ा आसान है। आप फ्रेंचाइजी बताओ या आशीष अग्रवाल गूगल पर सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। अदरवाइज मैं एक फॉर्म दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, आप वहाँ पर भी फॉर्म फिल कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आप डिसीजन लो पहले कि आपको करना क्या है। कई लोग क्या है कि केवल सोचते रहते हैं, कुछ करते नहीं है। एक्शन टेकर बनो। जब आप एक्शन लोगे तो उसके 2 ही रिएक्शन आएंगे, या तो कुछ नुकसान हो जाएगा या फायदा हो जाएगा। फायदा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ते रहो। नुकसान हो गया तो वो सही में नुकसान नहीं हुआ है, वो लर्निंग मिली है आपको। करते रहोगे तो बढ़ते रहोगे। वैसे भी किसी ने मुझसे कहा हरकत में बरकत होती है, ठीक है ना। वो लोग जो घर से निकलेंगे नहीं, वो गिरेंगे क्या? हम निकले हैं तो गिरते भी हैं, बढ़ते भी हैं। बिल्कुल सही बात बोली अब आपने। और एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही थी, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था ना कि हाँ अभी बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, तो कई लोगों की ये भी सोच होती है कि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम बिजनेस में लगाएं और हम बिजनेसमैन बने। जो बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं उनके ही बच्चे बिजनेस करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है लगाने के लिए। तो वो अपनी सोच को कैसे बदले, क्योंकि आपने कहा कि आज के टाइम पे कैसे भी कर सकते हैं, तो वो बिजनेस कैसे करेंगे? अंबानी जी के पास कितना पैसा था व्यापार शुरू करने से पहले? आज हिंदुस्तान के नंबर 1 अमीरों में से एक हैं। दूसरा, बीकानेर वाला के ऑनर जब बीकानेर से आए थे वो बाल्टी में रसगुल्ले लेके बेचा करते थे, उनके पास कितना पैसा था। इसके बाद जो हल्दीराम के ऑनर हैं वो भुजिया तला करते थे, उनके पास कितना पैसा था। व्यापार के लिए पैसा नहीं, व्यापार के लिए माइंडसेट चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, लोग सोचते हैं ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग करने के लिए हमें स्टॉक भरना पड़ेगा, ठीक है ना। जब खरीदने के लिए पैसे नहीं हो तो बेचना शुरू कर दो, ठीक है। आज आपको पता होगा हिंदुस्तान में तमाम होलसेल मंडी के बारे में। जैसे भैया कपड़े लेने हैं गांधीनगर चले जाओ, मसाले लेने हैं खारी बाउली चले जाओ, आपको टी शर्ट लेनी है तिरुपुर चले जाओ, साड़ी लेनी है आपको सूरत चले जाओ, ठीक है ना। मसाले लेने हैं केरला चले जाओ। आपको तमाम मंडियों के बारे में पता है। आज आप पहले ऑर्डर बुक कर लो, ठीक है ना। बेचना शुरू कर दो। खरीदने के पैसे नहीं है तो बेचना शुरू कर दो, बस ये फॉर्मूला अपना लो। दूसरा, आपके शहर में कोई और तो होगा जो सेम व्यापार कर रहा होगा, उसे बोल के मैं तेरे लिए काम कर रहा हूँ, क्या तू मुझे कुछ कमीशन देगा?
ये बताओ कौन मना करेगा? जिसकी सेल्स बढ़ रही हो, कमीशन देने के लिए कौन मना करेगा? शुरू कर दो आप। वो आपने एक मूवी में देखा होगा, नींबू वाला एक स्टोरी होती है। एक छोटा सा बच्चा आता है, 5 रुपए का नींबू लेके उसी के बगल में बैठ जाता है, फिर 5 के बेच के फिर 50 के ले लेता है, और एक समय पर पूरी मंडी पे उसका आधे पत्ते हो जाता है। तो आपको बेचना आना चाहिए। जिसको बेचना आता है वो कुछ भी बेच सकता है और कहीं से भी व्यापार कर सकता है। ये बहुत छोटा माइंडसेट है कि बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। आज आपके सामने मैं बैठा हूँ, 2 बार फेलियर हो चुका हूँ, अपना घर बेच चुका हूँ, 1 रुपया भी मेरे पास नहीं था, उसके बाद मैंने आज अपना बिजनेस खड़ा किया है। 2 बार ऐसा मेरे साथ लाइफ में हुआ है। तो कहाँ से आया पैसा? पैसा तो कहीं से नहीं आया, काम करके ही लगाया। आज अगर कोई पूछता है कि सबसे आसान क्या है, मैं बोलता हूँ सबसे आसान पैसा कमाना है। और सबसे मुश्किल क्या है? सबसे मुश्किल पैसा बचाना है, पैसा संभालना है। पैसा कमाना मुश्किल है ही नहीं, लोग संभाल नहीं पाते हैं। एक समय पे लोग फटाफट काम करते हैं, बहुत अमीर बन जाते हैं, और कुछ साल बाद देखते हैं उसके घर में पैसे भी नहीं होते, और सिर्फ इसलिए कि पैसा बचाना नहीं आया। तो आप ये सीखो, अगर आपको इस पॉडकास्ट से सीखना भी है, अगर एक आदमी ने भी ये सीख लिया कि पैसा बचाया कैसे जाए, पैसा संभाला कैसे जाए, तो आज मेरा आपके साथ बैठना सफल हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है। और डेफिनेटली सबने सीख लिया है कि पैसे कैसे। सबने नोट्स नहीं लिए हैं तो फिर से एक बार नोट्स ज़रूर ले लेना सारे, क्योंकि